मुझे आज भी याद है जब मैंने इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें मेरे 50 में से 14 नंबर आए थे। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीजों में मन लगता था, सिर्फ एक पढ़ाई थी जिसमें मन नहीं लगता था। तू क्या एसएससी करेगा? तूने ग्रेजुएशन तो रो धोकर पास करी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये तो सब लोग बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें शुरू से ही पता होता है कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, और एक वो जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ना तो अपने प्रेजेंट का पता होता है और ना ही अपने फ्यूचर का पता होता है। ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं ये आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ऐसा डायरेक्शनलेस लड़का भी अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर सकता है? नहीं ना। कुछ सालों पहले तक मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही सोचते थे, लेकिन इसके बावजूद आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, यही बताने के लिए आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत कपूर है और हाल ही में एसएससीसीएल एग्जाम में मैंने 700 में से 602 मार्क्स स्कोर करके एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की है। एक ऐसा लड़का जो ना तो कभी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस था, जो ना कभी अपने करियर को लेकर सीरियस था, उसने अपने पहले अटेम्प्ट में ही एसएससीसीएल को क्रैक किया, वो भी बिना किसी कोचिंग के। अगर अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो मेरी कहानी की शुरुआत गुड़गांव से होती है। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों ही गुड़गांव में हुई है। स्कूलिंग तक तो मैं भी वैसा ही था जैसा बाकी सब लोग होते हैं, मतलब पढ़ता तो थोड़ा बहुत ही था, फिर भी स्कोर ठीक ठाक कर लेता था। इसके बाद फ्यूचर का कभी सोचा नहीं था, तो मैंने भी वही किया जो सब लोग करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहां जाते ही लग गया हवाबाजी में। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीजों में मन लगता था, सिर्फ एक पढ़ाई थी जिसमें मन नहीं लगता था। और लापरवाह तो मैं इस हद तक था कि एक दिन ऐसा हुआ, मेरे एग्जाम से एक रात पहले एक दोस्त के फोन से मुझे पता चला कि कल मेरा एग्जाम है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि ऐसे एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा होगा। 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज कॉलेज आने लग गई, लेकिन मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। प्लेसमेंट में ना बैठने का मेन रीजन था मेरा डर कि सिलेक्शन विलेक्शन तो होना नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खास आता ही नहीं था जिससे कोई कंपनी मुझे ले जाए। लेकिन घर वालों की बेइज्जती से बचने के लिए मैं घर वालों को कह देता था कि कॉलेज में कंपनीज आ ही नहीं रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी मुझ में। कॉलेज खत्म हुआ और आगे का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था, कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा था। पापा ने कान पकड़कर दुकान के गल्ले पर बिठा दिया। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। मेरी सोच और जिंदगी दोनों ही बिल्कुल बदल गई। मैं आज भी थैंकफुल हूं उस दिन के लिए। मेरा एक दोस्त एनजीओ जाता रहता है। एक दिन उसकी बाइक सर्विसिंग के लिए गई हुई थी और उसे किसी जरूरी काम से एनजीओ जाना था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे तो वैसे ही घूमने का बहाना चाहिए होता था, तो मैं निकल पड़ा उसके साथ। तो जैसे ही मैं एनजीओ पहुंचा और मैंने वहां का माहौल देखा, तो वो चीज देखकर मेरे दिल पर एक बहुत गहरी छाप छूट गई। जैसे ही मैं एनजीओ के अंदर घुसा, मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और एक मैं हूं, मेरे पास ठीक ठाक फैसिलिटीज हैं, उसके बाद भी मैं अपनी लाइफ के साथ खेल रहा हूं। उस दिन मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना है, अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी। उसके बाद से मुझे कभी भी कोई गरीब या नीडी बच्चा दिखता तो मैं कोशिश करता कि उसकी स्टडीज में हेल्प कर पाऊं, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर मैंने काफी सोचने के बाद यह डिसाइड किया कि अब मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा और मैंने फॉर्म भर दिया। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया और मुझे कहा कि तू क्या एसएससी करेगा, तूने ग्रेजुएशन तो रो धोकर पास करी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं इसके एग्जाम में। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब करूंगा तो एसएससी ही, वो भी एक अटेम्प्ट में ही। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आई। जब भी मैं पढ़ने बैठता था, या तो किसी ना किसी दोस्त का फोन आ जाता था या सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन, और कई घंटों उसी में बीत जाते थे। अगर ये सब नहीं होता था तो मेरी नींद, बुक उठाते ही मुझे नींद आने लग जाती थी और मैं कुंभकर्ण की तरह सो जाता था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं, कैसा इंसान हूं मैं। फिर मैंने अपने लिए स्ट्रेटेजीज बनाई और सोचा कि अब मैं अपना 100% दूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। फिर मैंने अपने आप को चैलेंजेस देने स्टार्ट किए और मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला। पढ़ाई करते वक्त गर्मियों में कूलर से और सर्दियों में रजाई से मैं बिल्कुल दूर रहता था ताकि मुझे नींद ना आए। और फिर भी अगर कभी नींद आती थी तो मैं कई बार तो पंखा भी बंद कर देता था। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैं ऐसे पंखा बंद करके पढ़ा करता था। इसके साथ साथ और जो मुझे दिक्कत आती थी, मुझे कुछ टॉपिक्स में डाउट आते थे, तो उन कुछ टॉपिक्स के लिए मैं पूरे कोर्स की फीस नहीं भरना चाहता था। तो जब मैं यूट्यूब पर कोई कंटेंट ढूंढता था तो मुझे कोई अच्छा कंटेंट भी नहीं मिलता था। इस सारी परेशानी को सोचते हुए मैंने अपना सीजीएल का एग्जाम देने के बाद अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, मास्टर जी नाम का, जिस पर मैं कंप्लीट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। मुखर्जी नगर एसएससी का हब माना जाता है। शायद ही एसएससी का कोई एस्पिरेंट होगा जो आज तक मुखर्जी नगर नहीं गया होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैंने आज तक मुखर्जी नगर में कभी कदम भी नहीं रखा। मैंने एसएससी को बिना किसी कोचिंग के पूरी सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है। आप लोग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भीड़ भाड़ को देखकर और कम वैकेंसीज को देखकर डरना मत। वैकेंसीज चाहे जितनी भी कम हो, आपको तो अपने लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, उससे ज्यादा थोड़ी चाहिए आपको कुछ। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी बुक्स को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को बहुत बार पढ़ो। बुक्स का भंडार इकट्ठा मत करो, बहुत लिमिटेड बुक्स रखो और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी जो मेरे बहुत काम आई, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। एक चेन की स्ट्रेंथ उतनी होती है जितनी उसकी सबसे वीक कड़ी, क्योंकि हथौड़ा पड़ने पर वो सबसे पहले वहीं से टूटेगी। जैसे मैं इंग्लिश में बहुत वीक था, इंग्लिश मेरी वीकनेस थी, लेकिन मैंने उसे स्ट्रांग किया। आप लोग भी अपनी वीकनेस को स्ट्रांग करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी। अब अपनी वीकनेस को स्ट्रांग स्ट्रांग करो, वही आपकी गेम चेंजर बनेगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें मेरे 50 में से 14 नंबर आए थे। और फिर धीरे धीरे मैंने उसे इतना स्ट्रांग किया कि मैंने मेंस में 200 में से 190 नंबर स्कोर किए इंग्लिश में। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपने आज शाम को बाहर जाना है और वो आपको एंड टाइम पे फोन करके बोलता है कि मैं आधा घंटा लेट आऊंगा। अभी आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन, आप वो 30 मिनट फालतू के कामों में वेस्ट कर दो, और दूसरा ऑप्शन, आप उन 30 मिनट में रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ लो। मैं क्या करता था, मैंने अपने फोन में इंग्लिश के रूल्स की और वोकैब की पिक्स रखी हुई थी, तो मुझे जब भी ऐसे मोमेंट्स मिलते थे मैं उस टाइम पे अपना फोन निकालकर इंग्लिश पढ़ लेता था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कई घंटे या कई दिन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और चीज, इंग्लिश में जब कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड मेरे सामने आता था जिसको याद करने में मुझे परेशानी होती थी, मैं उसे अपनी डेली बातचीत में यूज करने लग जाता था, जिससे वो वर्ड खेल खेल में मुझे याद हो जाता था। कुछ लोग कहते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ो। मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेशक 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 4 से 5 घंटे बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए। उसमें आपका फोन या आलतू फालतू की बातें वो कुछ नहीं होना चाहिए उस 4 से 5 घंटे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किताब उठाई और किताब उठाते ही आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मत करो, ये सब भी जरूरी है लाइफ में, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन ये सब उन 4-5 घंटे को छोड़ के बाकी के दिन के आपके पास 19-20 घंटे बचते हैं, उसमें करो आप ये सब। लेकिन वो 4-5 घंटे सिर्फ पढ़ाई को दो आप, बिल्कुल इफेक्टिव स्टडी। एक और बात जो है वो है टाइम टेबल की। ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करते हैं। टॉपर्स को देखा और लगे ब्लाइंडली उनका टाइम टेबल फॉलो करने। ऐसा मत करो, सबका अपना अलग रूटीन है। अब ये जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूं तो आपकी भी सुबह 6 बजे ही नींद खुलती होगी। हो सकता है आप लेट उठते हो। अगर मेरे ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 6 हैं तो जरूरी नहीं आपके भी वही होंगे, हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो। तो अपने फ्री टाइम को देखते हुए अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ ताकि आप लंबे समय तक उसको फॉलो कर पाओ। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी इस पेपर को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी स्टडी के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत से ऐसे दिन आएंगे जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे
पढ़ाई के लिए और अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करेंगे। लेकिन उस दिन मेरी एक ये बात याद रखना और बुक जरूर उठाना, चाहे 5 मिनट के लिए उठाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपका डेली पढ़ने का रूटीन नहीं टूटेगा, एक आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और एक और मैजिक होगा, वो 5 मिनट कब 50 मिनट और कब 2 घंटे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एसएससी का मेन फंडा है स्पीड। आपको एग्जाम को जल्दी करना है, स्पीड से करना है, जिसके लिए आपकी कैलकुलेशंस और ट्रिक्स आने बहुत जरूरी हैं। इससे क्या होगा, आप 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे, और ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपकी फाइनल कट ऑफ में बहुत डिफरेंस ले आएंगे। वो इतना डिफरेंस ले आएंगे कि एक ऑफिसर तो अपने होम स्टेट में पोस्टेड होगा और दूसरा ऑफिसर पोस्टेड होगा अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो सब लोग बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना। एसएससी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछती। एसएससी का 90% पेपर एवरेज या मॉडरेट लेवल का होता है, तो बाकी के 10% के लिए 90% भी मत गवा देना। आप अपने 90% इजी और मॉडरेट पार्ट पर फोकस करो, बाकी का 10% अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ये खुद किया है मैंने अपने साथ। सरकारी नौकरी पाने की जो प्रोसेस होती है वो काफी लंबी होती है, तो एक लंबे समय तक एफिशिएंट रहने के लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन का सबसे इजी सोर्स आपको अपने घर पे मिल सकता है, जो है आपके पेरेंट्स। आप उनके बारे में सोचो। जब आप मेहनत करके एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे तो सोचो वो कितना हैप्पी होंगे और कितना प्राउड फील करेंगे। अपने लिए ना सी उनकी खुशी के लिए ही पढ़ लो, ज्यादा अच्छे से मेहनत करके पढ़ लो। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट तो आप सब लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से बहुत से फायदे होते हैं। एक तो आप एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाते हो, आपको पता लग जाता है कि एग्जाम में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। दूसरा, आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता चल जाता है। और मॉक टेस्ट से भी ज्यादा जरूरी होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। आप अपनी एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप जो भी आपकी गलतियां होती है मॉक टेस्ट में वो सब नोट करो और उन्हें बार बार रिवाइज करो, ताकि अगर एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आए तो वहां आप गलत नहीं करो। छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो अपनी पढ़ाई को, डेली के गोल सेट करो और उन्हें अचीव करो। अपना 100% दो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड में मैं यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कोई और तो मेहनत कर ही रहा है।